हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हम हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश को कवर करेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इस बुक में 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश को। बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश देखते हैं। हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमण देखते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया था? तो हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी ने किया था। भारतीय यवन शासकों को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो हिंदी यवन, इंडो ग्रीक अथवा बहस्त्री यवन, बैक्ट्रियन के नाम यूनानी के नाम से जाना जाता है। हिंदी यवन को 2 भागों में बांटा गया है, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइज वंश को। डेमेट्रिय वंश में सालकन या स्थालेकोट इसकी राजधानी थी और यूक्रेटाइज वंश की राजधानी तक्षशिला था। डेमेट्रियस वंश को देखते हैं। डेमेट्रियस प्रथम। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो डेमेट्रियस के समय में हुआ था। बैक्ट्रियन राजा यूथिडेमस का प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी पुत्र का क्या नाम था? तो डेमेट्रियस था। बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ने भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण कर उस पर विजय कर ली थी? तो सिंध एवं पंजाब पे। डेमेट्रियस ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो लगभग 183 ईसा पूर्व में किया था। यवनों के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य, गर्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम से होती है। डेमेट्रियस की ताम्र मुद्राएं किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई है? तो पंजाब तथा सिंध से हुआ है। डेमेट्रियस की मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि में क्या लिखा गया है? तो महाराजस अपरजितस दिमेत्रियस लिखा गया है। डेमेट्रियस के पश्चात किस यवन शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों पर शासन स्थापित किया था? तो यूक्रेटाइज ने किया था। बैक्ट्रिया पर यवनों का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो हेलियोक्लीज को माना जाता है। बैक्ट्रिया पर यवनों का शासन का अंत कब हो गया? तो 125 ईसा पूर्व में हो गया। अब देखते हैं मेनांडर को। तो हिंदी यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका था? तो मेनांडर का था। मेनांडर किस कुल से संबंधित था? तो डेमेट्रियस के कुल से संबंधित था। मेनांडर का साम्राज्य किन क्षेत्रों तक विस्तारित था? तो झेलम से मथुरा तक का था। मेनांडर के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो साकल यानी सियालकोट में स्थित था। मेनांडर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो धर्मिक्स की उपाधि धारण की थी। धर्मिक्स उपाधि से मेनांडर के संदर्भ में क्या ज्ञात होता है? तो वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। किस ग्रंथ के विवरण मिलता है कि मेनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो अवदान कल्पता यानी क्षेमेंद्रकृत से मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में मेनांडर को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं मेनांडर के बीच वाद विवाद का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलिंद पन्हों में मिलता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर मेनांडर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? तो नागसेन के। मिलिंद पन्हों के अनुसार मेनांडर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अलसंद, काबुल के समीप सिकंदरिया द्वीप के कालीश्री ग्राम में हुआ था।
मुख्य तथ्य देखते हैं। मेनांडर का एक लेख शिवकोट बजौर घाटी के धातु गर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ है। इससे सूचित होता है कि बजौर क्षेत्र पेशावर उसके अधिकार में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में स्थित रेह नामक स्थान से प्राप्त लेख में निष्कर्ष निकलता है कि यह मेनांडर का अधिकार क्षेत्र था। पेरिप्लस के अनुसार मेनांडर के सिक्के भरोच तक चलते थे। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों के अनुसार मेनांडर किन विद्याओं में पारंगत था, तो इतिहास, पुराण, ज्योतिषी, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, दर्शन तथा तर्कशास्त्र, संगीत, गणित और काव्य में। मेनांडर के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो एस्ट्रो प्रथम एवं एस्ट्रो द्वितीय हुआ। अब देखते हैं यूक्राइटिज वंश देखते हैं। यूथिडेमस कुल के अंत के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर किस वंश के शासन स्थापित किया गया था, तो यूक्रेटाइज वंश का था। यूक्रेटाइज कुल के किन दो राजाओं के नाम मिलते हैं, तो एंटियाल्डिकस तथा हर्मियस का नाम मिलता है। यवन राजा एंटियाल्डिकस भारत के किस भाग का शासक था, तो तक्षशिला का था। सुग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित राज दरबार में एंटियाल्डिकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था, तो हेलियोडोरस को भेजा था। किस हिंद यूनानी नरेश के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति मिलती है, तो आगाथोक्लिस के सिक्कों पर मिलता है। यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्मियस था। यूनानियों की देन क्या क्या है वो देखते हैं। तो राजत्व का द्वितीय सिद्धांत, गांधार कला, शैली का विकास, सांचों से सिक्कों का निर्माण। ज्योतिषी के क्षेत्र में भी भारत ने यूनानियों से प्रेरणा ली है और भारत में नवीन शैली हेलेनिस्ट कला का विकास हुआ है। अब देखते हैं शक वंश को। पल्लव मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो पार्थिया के थे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के पश्चात किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था, तो पल्लव ने किया था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मिथेडेरस प्रथम 171 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक था। भारत पर आक्रमण करने वाला पार्थियन सरदार मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो सिस्तान तथा आर्कोशिया से थे। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ही पेशावर से तख्ते बही अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें गोंडो फर्नीज को गुदवर कहा गया है तथा फारसी में उसका नाम विंद्रफन है, जिसका अर्थ है यश विजयी। गोंड फर्नीज के शासनकाल में ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर पार्थियनों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। पल्लव साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा किया गया था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है, तो गोंडो फर्नीज को माना जाता है। गोंडो फर्नीज ने कब से कब तक शासन किया था, तो 20 ईस्वी से 46 ईस्वी तक किया था। शकों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चीनी ग्रंथ तथा लेखकों ने शकों को किन नामों से संबोधित किया है,
तो सई अथवा सई वांग से किया है। शक एवं पल्लव के संदर्भ में लेख देखते हैं। राजवुल का मथुरा शीर्ष स्तंभ लेख है। सोडांस का मथुरा दानपत्र लेख है। नहपान कालीन नासिक के गुहा लेख से है। ननपान कालीन जुन्नार का गुहा लेख से है। उषावादात के नासिक गुहा लेख है। रुद्रदामन का अंध्रो कच्छ की खाड़ी का लेख है। रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ का लेख है। गोंडोफर्नीज का तख्ते बाही पेशावरों के यूसुफजाई क्षेत्र में स्थित का लेख है। भारतीय स्रोतों में शकों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो सीथियन के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रदेशों के शक शासक क्या कहलाते थे तो क्षत्रप कहलाते थे। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को क्या कहा गया है तो शकद्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। शकों की उत्पत्ति तथा प्रसार देखते हैं तो शक की उत्पत्ति तो उत्तरी क्षेत्र पे और पश्चिमी क्षेत्र पे हुआ था। उत्तरी क्षेत्र पे तक्षशिला के शक और मथुरा के शक और पश्चिमी क्षेत्र पे नासिक के क्षरात वंश और मालवा के कादर्मक वंश थे। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे तो सिर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली बर्बर जाति के थे। शक किन रास्तों से होकर भारत पहुंचे थे तो पूर्वी ईरान से पहुंचे थे। शकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में किन शक्तियों को पराजित किया था तो यवनों को किया था। यवनों को पराजित कर शकों ने भारत के किस भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था तो उत्तरापथ एवं पश्चिमी भारत पे किया था। शकों को भिन्न भिन्न शाखाएं कहाँ पर स्थापित हुई थी तो तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैनी में हुआ था। तक्षशिला के शक शासक देखते हैं। भारत का प्रथम शक विजेता किसे माना जाता है तो मेउस को माना जाता है। तक्षशिला का प्रथम शक शासक किसे माना जाता है तो मेउस को माना जाता है। मेउस का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है तो 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा तक माना जाता है। शक शासक मेउस की राजधानी किस स्थान पर थी तो तक्षशिला में था। मेउस का साम्राज्य विस्तार किन क्षेत्रों तक था तो पुष्कलावती, कपिशा तथा पूर्व से मथुरा तक था। अब देखते हैं क्षत्रप वंश मथुरा के शक क्षत्रप को देखते हैं। किस अभिलेख में विवरण मिलता है कि राजुल या राजवुल मथुरा का प्रथम शक क्षत्रप राजा था तो मथुरा शीर्ष स्तंभ से मिलता है। राजवुल के पश्चात मथुरा का कौन शक क्षत्रप बना था तो सोडास बना था। विशेष तथ्य देखते हैं तो सोडास के पश्चात मथुरा से प्रताप एक सिक्के पर तोरणदास शक सरदार के नाम का उल्लेख मिलता है जो अपने आप को महाक्षत्र का पुत्र बतलाता है। संभवतः वह सोडास का पुत्र था। मथुरा में शक क्षत्रप के शासन सत्ता का अंत होने के पश्चात किसका शासन स्थापित हो गया तो कुषाण वंश का हो गया। पश्चिमी भारत के क्षरात देखते हैं। क्षरात वंश का पहला राजा कौन था तो भूमक था। क्षरात वंश के शासकों ने किन क्षेत्रों पर शासन किया तो महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश में किया। क्षरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है तो नहपान को माना जाता है। क्षरात शासक नहपान का शासनकाल कब से कब तक था तो 119 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक था।
चौरात शासक नन्नपान के सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं? तो अजमेर से नासिक तक किए गए हैं। चौरात शासक नन्नपान के सोने एवं चांदी के सिक्के की विनिमय दर का अनुपात क्या था? तो 1:35 था। अब देखते हैं कादारमक चष्टन वंश। मालवा क्षेत्र में शक कादारमक वंश सत्ता स्थापित किसने स्थापित की थी? तो चष्टन ने किया था। चष्टन की मृत्यु के पश्चात पश्चिमी भारत का कौन शक राजा हुआ? तो रुद्रदामन हुआ था। शक कादारमक रुद्रदामन का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक माना जाता है। कादारमक क्षत्रपों ने किस धातु से अंतिम दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो तार में से किए थे। शक शासक रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी विवरण किस लेख से प्राप्त होता है? तो गिरनार लेख जूनागढ़ से होता है। जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख कब प्राप्त हुआ था? तो 150 ईस्वी में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन द्वारा किस विजित क्षेत्रों का विवरण मिलता है? तो आकर, अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र, कुकुर, सौभद्र, मरु, सिंध, निषाद और हिसार भटनेर का मिलता है। पापनी ने किसे आयुधजीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है? तो योद्धेयों को कहा है। रुद्रदामन ने किस गणराज्य पर आक्रमण कर अपने राज्य को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया? तो योद्धेय पर किया था। सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो रुद्रदामन ने करवाया था। रुद्रदामन का वह राज्यपाल कौन था जिसने सुदर्शन झील पर बांध की मरम्मत करवाई थी? तो सुविशाख था। वीना बेगार विशिष्ट लिए किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो रुद्रदामन ने करवाया। रुद्रदामन ने सबसे पहले किस अभिलेख पर विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया था? तो जूनागढ़ अभिलेख को। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन को सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था? तो जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणा पंथ स्वामी वासिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को पराजित किया था? तो जूनागढ़ अभिलेख से होता है। विशेष तथ्य को देखते हैं। तो रुद्रदामन उच्च कोटि का विद्वान था। वह व्याकरण, राजनीति, संगीत तथा तर्कशास्त्र में प्रवीण था। इसके अतिरिक्त वह गद्य पद्य काव्यों में प्रवीण था और वह युद्ध विद्या में निपुण था। विशुद्ध गद्यात्मक संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण हुआ है? तो जूनागढ़ अभिलेख हुआ है। शक कादारमक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्रसिंह तृतीय था। शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को किसने पराजित कर उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अब देखते हैं कुषाण राजवंश। उत्पत्ति एवं प्रसार। कुषाण किस जाति की एक शाखा थी? तो यूची की थी। यूची लोग चीन के किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो कांसू तथा निग्सिया क्षेत्र में करते थे। यूची लोग किस हुर्न राजा से पराजित होकर अपना प्रदेश छोड़ने पर बाध्य हुए थे? तो हुंग नु नरेश लाओ संग से। यूची जाति हुर्न नरेश से पराजित होने के उपरांत किस क्षेत्र के ओर से पलायन किए थे? तो दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र से किए थे। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चीनी लेखक तो पानकू कृति सिएन हानसू से या यूचियों के 5 प्रदेश के संदर्भ में जानकारी है। ह्यूमी यह संदर्भ पामीर के पठार तथा हिंदकुश के बीच बसा हुआ वाकहान प्रदेश था। सुआंगमी तो वाकहान तथा हिंदकुश के दक्षिण में स्थित
चित्रसाल प्रदेश था। कई शुआंग, कुषाण या चित्राल तथा पंजशीर के बीच बसा हुआ था। हितून तो हितहून या चित्राल तथा पंजवीर के बीच बसा हुआ था। काओफू इसके तात्पर्य काबुल प्रदेश से है। कुजुल कन्फ्यूशियस 1565 ईस्वी। किस कुइशुआंग के सरदार ने अन्य 4 यूची राज्यों को विजित कर एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करके स्वयं उसका राजा बना बैठा था? तो क्यू त्यूश क्यू ने था। क्यू तिशु क्यू का समीकरण किसके साथ किया जाता है? तो कन्फ्यूशियस के प्रथम से किया जाता है। कन्फ्यूशियस प्रथम की उपाधि क्या थी? तो कुशुलक था। कुजुल कन्फ्यूशियस किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कन्फ्यूशियस प्रथम से। कुजुल कन्फ्यूशियस की विजयों का विवरण किसके ग्रंथ में मिलता है? तो पानकुकृत और हाउ हान सू से मिलता है। कुजुल कन्फ्यूशियस ने पार्थियनों से किस क्षेत्रों को विजित कर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शासक बन बैठा? तो किपिन तथा काबुल पे। कुजुल कन्फ्यूशियस ने संगठित साम्राज्य की स्थापना के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज और महाअधिराज की। कुजुल कन्फ्यूशियस का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1565 ईस्वी तक माना जाता है। कुजुल कन्फ्यूशियस ने किस धातु की मुद्राएं चलवाई थी? तो तांबे की। अब देखते हैं विम कन्फ्यूशियस 65 से 78 ईस्वी। कुजुल कन्फ्यूशियस के पश्चात कुषाण वंश का राजा कौन बना? तो विम कन्फ्यूशियस बना। भारत में कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो विम कन्फ्यूशियस को माना जाता है। भारत में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे? तो विम कन्फ्यूशियस ने चलवाया था। विम कन्फ्यूशियस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो सोना तथा तांबे के। विम कन्फ्यूशियस ने अपने सिक्कों पर किन लिपियों का उत्कीर्ण करवाया था? तो यूनानी तथा खरोष्टी लिपि का। विम कन्फ्यूशियस के सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो काबुल, सिंध, कौशाम्बी, बक्सर से हुए हैं। विम कन्फ्यूशियस के सिक्कों पर उसकी किन उपाधियों का विवरण मिलता है? तो महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, माहेश्वर। विम कन्फ्यूशियस त्रता का मिलता है। विम कन्फ्यूशियस किस मत के अनुयायी था? तो शैव मत के अनुयायी था। विम कन्फ्यूशियस ने कौन सी शैव उपाधि धारण की थी? तो माहेश्वर की थी। विम कन्फ्यूशियस के सिक्के पर किसकी आकृति उत्कीर्ण मिलती है? तो शिव, नंदी तथा त्रिशूल की मिलती है। अब कनिष्क को देखते हैं। तो विम कन्फ्यूशियस के पश्चात कुषाण शासक की बागडोर किसने हाथ में आई थी? तो कनिष्क के हाथ में आई थी। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेखित तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अफगानिस्तान के रावाता नामक स्थान से कनिष्क का एक लेख मिलता है जिसमें उसके वंशावली दी गई है। लेख में कनिष्क की उपाधि देवपुत्र मिलता है तथा उसे विम कन्फ्यूशियस का पुत्र बतलाया गया है और इस अभिलेख में उसे साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र का विजेता बताया गया है। अब कनिष्क के विजय देखते हैं। कनिष्क के पूर्वी भारत पर विजयों का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? तो सारनाथ अभिलेख से मिलता है। कनिष्क का साम्राज्य पूर्वी भारत में किन क्षेत्रों तक फैला था? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैला था। कनिष्क अपने वाराणसी अभियान से किन चीजों को प्राप्त किया? तो लेखक अश्वघोष,
बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। हान वंशी चीनी शासक एवं कनिष्क के मध्य किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ? तो चीनी तुर्किस्तान मध्य एशिया को लेकर हुआ था। किस अभिलेख से विवरण मिलता है कि कनिष्क ने पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी? तो सुई विहार लेख से मिलता है। कपिसा पर कनिष्क के आधिपत्य का विवरण किस चीनी यात्री ने दिया है? तो ह्वेनसांग ने दिया है। कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो राजतरंगिणी कलहन से मिलता है। किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? तो कलहन की कृति राजतरंगिणी से। कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य दक्षिण भारत में किस क्षेत्र तक विस्तारित था? तो विंध्य पर्वत तक था। सांची से कनिष्क से संवत 28 का एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें वासुकी का वर्णन किया गया है। तो वासिक किस क्षेत्र का उपराजा था? तो मालवा का था। कनिष्क का साम्राज्य तथा शासन देखते हैं। तो कनिष्क के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण हमें किसके द्वारा करते हैं? तो कनिष्क के लेखों तथा सिक्कों के द्वारा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। राजतरंगिणी में कश्मीर पर कनिष्क का अधिकार की जानकारी मिलती है। सुई विहार तथा सांची लेख से सिंध, मालवा, गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग पर तथा उत्तरी महाराष्ट्र पर कनिष्क का अधिकार की पुष्टि होती है। कौशांबी, श्रावती, सारनाथ लेख से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कनिष्क के अधिकार की सूचना प्राप्त होती है। कनिष्क का साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। पुरुषपुर पेशावर यानी कनिष्क के विशाल साम्राज्य की राजधानी था और कनिष्क के साम्राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा था। कनिष्क के लेखों में क्या कहा गया है? तो महाराज अधिराज देवपुत्र कहा गया है। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क के संदर्भ में क्या भाव व्यक्त करती है? तो देवी उत्पत्ति में विश्वास है। कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त और कौन सी उपाधि धारण करते हैं? तो वाशी तथा वाशी करते हैं। शाही तथा शाहनुशाही की उपाधि किस बात की सूचक थी? तो सामंत स्वामी सूचक था। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की थी? तो केसर अथवा सीजर की। प्रशासन के सुविधा के लिए कनिष्क ने अपने साम्राज्य को किस में विभक्त किया था? तो क्षत्रपों में किया था। बड़े क्षत्रपों के शासक को क्या कहा जाता है? तो महाक्षत्रप कहा जाता है। छोटी क्षत्रपी के शासक को क्या कहा जाता है? तो क्षत्रप कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। खरपलान मथुरा में महाक्षत्रप था तथा बंसपर वाराणसी में क्षत्र था। उत्तर पश्चिमी में ललन तथा लाइक क्षत्र थे। क्षत्रप पद का अधिकतर विदेशी व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। एक ही प्रांत में संयुक्त रूप से 2 शासक नियुक्त करने की विस्तृत प्रथा का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो कुषाणों के समय में हुआ था। कुषाण लेखकों में किन पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो दंडनायक तथा महादंडनायक में मिलता है। कुषाण काल के ग्राम प्रशासन की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो मथुरा लेख से होता है। कुषाण काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामिक होता था। कुषाण कुल कनिष्क कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो 23 वर्षों तक। कुषाण शासक कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो 101 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का मूल्यांकन देखते हैं।
तो कनिष्क एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा विद्या एवं कला कौशल का संरक्षक था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण तथा संरक्षण दिया और उसके समय में कश्मीर के कुंडल वंश से वसुमित्र अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। कनिष्क के उत्तराधिकारी देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो वाशिक बना 102 से लेकर 106 ईस्वी तक। वाशिक के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो हुविक्स बना। हुविक्स का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तर में कपिसा से लेकर पूर्व में बिहार तक था। हुविक्स ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो सोने एवं तांबे के। कुषाण शासक हुविक्स किस धर्म से प्रति झुकाव था? तो ब्राह्मण धर्म के था। कुषाण शासक हुविक्स की धार्मिक नीति कौन सी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की थी। कुषाण शासक हुविक्स के सिक्कों पर किन हिंदू देवी देवताओं का चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं? तो शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन के मिलते हैं। कुषाण शासक हुविक्स ने कश्मीर में किन नगर की स्थापना की था? तो हुस्कपुर का किया था। हुविक्स के पश्चात कुषाण वंश का शासक कौन बना? तो कनिष्क द्वितीय बना। कनिष्क द्वितीय के संदर्भ में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो आरा लेख से मिलता है। कनिष्क द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज, राजा, अधिकराज, देवपुत्र, केसर, सीजर की थी। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन हुआ? तो वासुदेव हुआ। कुषाण शासक वासुदेव के समय कुषाण सत्ता का केंद्र किन क्षेत्रों तक सीमित हो गया था? तो मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्र तक हो गया था। कुषाण शासक वासुदेव किन मत के अनुयायी था? तो शिव मत के अनुयायी था। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर किस देवी देवता का आकृति उत्कीर्ण किया गया है? तो शिव एवं नंदी की किया गया है। परवर्ती कुषाण शासक देखते हैं। कुषाण शासक वासुदेव के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक बना तो कनिष्क तृतीय बना। कनिष्क तृतीय के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक कौन बना? तो वासुदेव द्वितीय बना। वासुदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 210 ईस्वी से 230 ईस्वी तक माना जाता है। किस कुषाण शासक के समय कुषाण साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी? तो वासुदेव द्वितीय के समय हो चुका था। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात किन गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी? तो नागवंश, यौधेय, मालव तथा कुनिंद ने किया था। पश्चिमोत्तर भारत में किसने कुषाण सत्ता का अंत किया था? तो सनसेनियों ने किया था। सनसेनियों ने किस कुषाण शासक को पराजित कर कुषाण सत्ता का अंत किया? तो वासुदेव द्वितीय को किया। सनसेनियों ने कुषाणों के किन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था? तो शिव एवं नंदी प्रकार के सिक्कों को। सनसेनियन कुषाण सिक्के की क्या विशेषता थी? तो इसके अग्रभाग पर सनसेनियन तथा पृष्ठभाग पर परवर्ती कुषाण सिक्के थे। अब देखते हैं कांस्ययुगीन संस्कृति को। अब कांस्ययुगीन संस्कृति में सामाजिक जीवन देखते हैं। शक, कुषाण, पल्लव, सिथियन आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने किस रूप में वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया था? तो वार्त क्षत्रिय के रूप में दिया था। व्यापार वाणिज्य की स्थिति देखते हैं। तो कुषाणों के शासनकाल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अच्छी थी। कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? तो उन्नत थी। पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी से किन वस्तुओं का विवरण मिलता है जिसकी बड़ी मात्रा में भारत से रोम को निर्यात किया जाता था? तो मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन, इत्र,
का किया जाता था। कुषाण शासक सोने की प्राप्ति किन स्थलों से करते थे? तो मध्य एशिया के अल्ताई और पहाड़ों एवं रोम से करते थे। मथुरा के समीप शोक नामक स्थल की खुदाई से कुषाणों के भवनों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं बौद्ध धर्म को। कनिष्क के किस धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म का। कनिष्क के समय हुई चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थल पर हुई थी? तो कुंडलवल कश्मीर में। कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था, तथापि उसके अन्य धर्मों के प्रति नीति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की थी। सिक्के देखते हैं। तो कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृति मिलती है, जो निम्नवत हैं: बुद्ध, एल्मी, मिश्री, जरथुस्त्री, आइसो, शिव, म्यूरो, ईरानी, मिस्र, सूर्य, माओ यानी चंद्र, नाना, सुमेरियन, मातृदेवी, हेलियोसस तथा सेलेनी, यूनानी, सूर्य तथा चंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हुविक्स के शासन काल के 47वें वर्ष में अंकित एक बौद्ध स्तंभलेख से पता चलता है कि जीवक नामक बौद्ध भिक्षुक ने हुविक्स को बौद्ध विहार दान किया था। मथुरा से प्रताप प्राप्त 67वें वर्ष के एक लेख में महासंदिग्ध आचार्यों के लिए एक बुद्ध प्रतिमा बनवाने का उल्लेख है। यवन, शक, कुषाण शासकों के काल में बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिम तथा देश को अन्य भागों में काफी लोकप्रिय हो गया। साहित्य प्रगति को देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में शिक्षा साहित्य की स्थिति कैसी थी? तो अच्छी स्थिति में थी। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मातृचेट, संरक्ष थे। कनिष्क के राजकवि कौन सा विद्वान था? तो अश्वघोष थे। अश्वघोष ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो बुद्धचरित्र, सौंदर्यनंद, शारिपुत्र प्रकरण की थी। महान विद्वान अश्वघोष किन विद्वाओं में पारंगत थे? तो कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कथाकार, नृत्यज्ञ तथा दार्शनिक थे। अश्वघोष की तुलना किन विद्वानों के साथ की जाती है? तो मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से किया जाता है। शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। कौन सा विद्वान कनिष्क का राजपुरोहित था? तो संरक्ष था। कनिष्क के दरबार में कौन सा आयुर्वेदाचार्य रहता था? तो चरक रहता था। कनिष्क का राजवेद कौन था? तो चरक था। चरक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो चरक संहिता की रचना की थी। अब देखते हैं स्थापत्य कला को। गांधार कला शैली देखते हैं। तो यूनानी कला के प्रभाव से पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किस नवीन शैली का विकास हुआ था? तो गांधार कला शैली का हुआ था। गांधार कला शैली को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो यूनानी बौद्ध यानी ग्रीको बुद्धिस्ट के इंडिको ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन यूनानी रोमीय कला से जाना जाता है। गांधार शैली की मूर्तियां किन स्थलों से प्राप्त हुई है? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के स्थलों से हुआ है। गांधार कला की विशेषता देखते हैं। तो गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। गांधार कला में मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हैं। ये मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद एवं अभय आदि मुद्राओं में हैं। गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी मूर्तियां भी मिली हैं, जैसे हारिती, रोमा अथवा एथियाना,
एथिना देवी की मूर्ति मिली है। अग्रवाल महोदय ने रोमा देवी की मूर्ति को गंधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो कुषाण शासक कनिष्क का एक महान निर्माता था। उसने अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने पेशावर पुरुषपुर के एक विशाल स्तूप का भी निर्माण करवाया, जिसका विवरण फाहियान और हेंसवांग दोनों ने किया है। पेशावर में स्थित सांची के डेरे के उत्खनन में कनिष्क निर्मित चैत्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल में बलख तथा खोतान तक अनेक स्तूप निर्मित करवाए गए हैं। स्तूपों के अतिरिक्त कनिष्क के समय में कनिष्कपुर, कश्मीर में स्थित वर्तमान कांसोपुर अथवा सिरकप यानी तक्षशिला नामक स्थान पर नए नए नगरों का निर्माण करवाया गया। गंधार कला में यथार्थवादी चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंधार कला में बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की ही प्रधानता दिखाई देती है। भारत के बाहर गंधार कला का व्यापक प्रभाव रहा और इसमें तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया तथा जापान के बौद्ध कला को जन्म दिया। अब देखते हैं मथुरा कला शैली को। किन कुषाण शासकों के काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ था तो कनिष्क, हुविक्स तथा वासुदेव के काल में हुआ था। मथुरा कला शैली का विषय वस्तु क्या थी तो भारतीय विषय वस्तु था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही मथुरा के में शंकरसन, वासुदेव तथा पंचवीरों बलराम, कृष्ण, पदुमन, अनिरुद्ध तथा सांबद की प्रतिमाओं के साथ ही साथ जैन तीर्थकारों की प्रतिमाओं का भी पूर्ण विकास हो चुका था। मथुरा कला शैली का विषय आदर्शवादी था। सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार किस शैली में किया गया था तो मथुरा कला में किया गया था। मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्कों के अंकित है। यह मूर्ति किस शैली में निर्मित है तो मथुरा कला शैली में निर्मित है। मथुरा कला शैली में किन हिंदू देवी देवताओं का प्रतिमाएं निर्मित की गई है तो विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष की गई है। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार किस कला शैली में मिली है तो मथुरा कला शैली में मिली है। नोट देखते हैं तो मथुरा कला के अंतर्गत धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मथुरा कला का भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। सारनाथ कला देखते हैं। गंधार तथा मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ में कुषाण निर्मित काल की एक विशाल प्रतिमा मिली है, जो खड़ी मुद्रा में है। धमेक स्तूप की नींव अशोक के समय पड़ी थी और इसमें अलंकृत शिलापट्टों के साथ फल, फूल, पत्तियों के बेल बूटे बने हुए हैं। धर्मराजिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस शैली में प्रदक्षिणा पथ के ईंटों से भर दिया जाता है और स्तूप तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती है। अब गंधार एवं मथुरा कला में अंतर देखते हैं तो गंधार कला हरे, गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग हुआ है और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। गंधार कला में शक एवं कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया है और मथुरा कला में कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया है। गंधार कला का विषय वस्तु यथार्थवादी था और मथुरा कला का विषय वस्तु आदर्शवादी था। गंधार कला में मुख्यतः बौद्ध प्रतिमाएं निर्मित हुई हैं और मथुरा कला में बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कुषाण कालीन सिक्के देखते हैं तो भारत के उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवनों ने करवाया है।
भारत में पूर्ण रूपेण एवं नियमित स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किस शासकों ने करवाया? तो कुषाण शासकों ने करवाया है। कुषाण शासकों ने किन धातुओं के सिक्कों के प्रचलित करवाए थे? तो स्वर्ण, ताम्र एवं रजत के करवाए थे। कुषाण शासक कुजुल कदफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो तांबे के चलवाए थे। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का वजन कितना था? तो 123 से 24 ग्रेन का था। कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा कितने प्रतिशत शुद्ध होती थी? तो 92%। कुजुल कदफिसेस के ताम्र सिक्कों का वजन कितना था? तो लगभग 30 ग्रेन का था। किन कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो विम कदफिसेस ने करवाया था। विम कदफिसेस के सिक्के की विशेषता देखते हैं। तो सिक्के के मुख्य भाग पर यूनानी भाषा में मुद्रा लेख सिलियस बेसिलियन ओमो कदफिसिस उत्कीर्ण है। सिक्के के पृष्ठ भाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है और नंदी के सामने है तथा खरोष्टी मुद्रा लेख महर्जस रजदीश सिक्के के पृष्ठ भाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है जो नंदी के सामने है तथा खरोष्टी मुद्रा लेख महर्जस रजदीश्वर लोक ईश्वर महेश्वर विम कदफिसेस त्रस्त महाराज अधिराज स्वरलोकेश्वर विम कदफिसेस त्रता उत्कीर्ण है। विम कदफिसेस की स्वर्ण मुद्राएं 124 ग्रेन एवं 20 ग्रेन मिली है। ताम्र सिक्कों का वजन 270 से 65 ग्रेन तक मिले हैं। विम कदफिसेस के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह पुण्यता भारतीय हैं। शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियों तथा माहेश्वर की उपाधि मिली है। कनिष्क के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से हुए हैं। किस कुषाण शासक के सिक्के पर बुद्ध की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों का वजन कितने ग्रेन था? तो 124 ग्रेन था। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि में क्या मुद्रा लेख अंकित है? तो साओ नाओ साओ कनिष्की कोसानो लिखा है। कुषाण सिक्कों पर उत्कीर्ण साओ नाओ साओ से क्या तात्पर्य है? तो शहंशाह है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में कुषाण शासकों की किस उपाधि का विवरण मिलता है? तो देवपुत्र से हिंसानुशाही की मिलता है। कुषाण शासक ह्यूस के सिक्कों पर किन देवी देवताओं की आकृति उत्कीर्ण मिलती है? तो बुध, शिव, विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा का है। ह्यूविक्स के सिक्कों पर मुद्रा लेख में क्या अंकित है? तो साओ नाओ साओ ओइस्की कोसानो है। किस कुषाण शासक के रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ह्यूविक्स के हुए हैं। वासुदेव के सिक्कों पर मुद्रा लेख में क्या अंकित किया गया है? तो साओ नाओ साओ बेजोरो वासुदेव कोसानो का अंकित किया गया है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।